हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वैसे डिफरेंस तो केवल एक वर्ड का ही है, आई एंड ओ का। लेकिन सिंड्रोम जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं और इसी वजह से हमको इनके डिफरेंसेस अच्छे से पता होने चाहिए। तो हम वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हम इस तरीके से पढ़ेंगे आज ताकि आप इजीली इसको याद कर पाओ और एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोटीनूरिया। अब नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, दोनों के ही अंदर हमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। लेकिन है ना, हमको समझना ज़रूरी है कि इन दोनों में से सीवियर कौन सा होता है। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं ना, तो जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो ज़्यादा सीवियर होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम के कंपैरिजन में। अब इस पॉइंट को याद रख के हम काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की कि इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है प्रोटीनूरिया, जो कि हमें दोनों ही में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 3.5 ग्राम पर 24 आवर यूरिन से ज़्यादा मिलता है और ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसके अंदर हमें मैसिव प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है, लिपिडूरिया। लिपिडूरिया का मतलब क्या होता है कि जो लिपिड है वो यूरिन के अंदर आने लग गए हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमें लिपिडूरिया देखने को मिलता है। अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था कि हमें यहाँ पे प्रोटीन मैसिव प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन कहाँ से आएगा, ब्लड से आएगा। और ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन ही के आने के चांसेस होते हैं यूरिन के अंदर। तो जब यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन जाएगा तो क्या ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। और इसलिए हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। तो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमें क्या देखने को मिला, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। अब जो एल्ब्यूमिन था उसका काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज करना। उससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो ब्लड के अंदर रुका रहेगा। अब एल्ब्यूमिन चला गया तो ब्लड के अंदर वाटर को रोकने वाला कोई नहीं बचा। तो ब्लड क्या करेगा, अपने आसपास के टिश्यू के अंदर जाने लग जाएगा और हमको देखने को मिलेगा एडिमा। तो एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से क्या हमें क्या देखने को मिला, एडिमा देखने को मिला। तो ये 4 पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि प्रोटीन ब्लड के अंदर से यूरिन में जा रहे हैं, तो एक ब्लड के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड। ठीक है, तो जो एंटी थ्रोम्बिन 3 होगा उसका काम क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन एक्टिविटी है, जो क्लॉटिंग एक्टिविटी है, उसको इनहिबिट करना। अब जो एंटी थ्रोम्बिन है वही चला गया तो क्लॉटिंग एक्टिविटी को रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें थ्रोम्बोटिक इवेंट यानी कि ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलेगी और उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ठीक है, ये हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगी क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन थर्ड इज लॉस्ट इन यूरिन। ठीक है, तो हमें 5 पॉइंट केवल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए याद करने हैं। पहला क्या है, प्रोटीनूरिया। दूसरा लिपिडूरिया। थर्ड एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया। फोर्थ क्या है, एडिमा, जो कि हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। फिफ्थ क्या है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, जो कि हमें देखने को मिलेगी क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन थर्ड लॉस्ट हो चुका है। अब इन पांचों में से केवल प्रोटीनूरिया ऐसा है जो कि हमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा और वो भी ऐसा कोई सीवियर नहीं है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक के अंदर से जो नेफ्रोटिक है वो ज़्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर भी प्रोटीनूरिया तो देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कंपैरिजन टू नेफ्रोटिक काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और कितना, लेस देन 1 ग्राम इन 24 आवर। अब बाकी चारों पॉइंट यहाँ पे एब्सेंट होंगे। तो देखो कितना आसानी से हमने 5 पॉइंट दोनों के लिए याद कर लिया कि नेफ्रोटिक के लिए हमने समझ लिया और नेफ्राइटिक के अंदर केवल प्रोटीनूरिया प्रेजेंट होगा, वो भी माइल्ड सा, ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, माइल्ड प्रोटीनूरिया होगा और बाकी सारे एब्सेंट होंगे। अब नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए हमें एक ट्रिक याद करनी है, होहा। जो ओ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओलिगोयूरिया।
जो दूसरा एच है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेमेटूरिया। एंड जो लास्ट ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजोटेमिया। अब जो ये चारों पॉइंट्स हमने नए लिखे हैं इनके बारे में आप जानते होंगे। हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा है। ओलिगोयूरिया क्या होता है कि जब यूरिन का अमाउंट नॉर्मल लेवल से कम हो उसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। हेमेटूरिया ये भी हमको पता है कि जब यूरिन के अंदर ब्लड आने लग जाएगा ना तो वो यूरिन कैसा हो जाएगा, हेमेटूरिया, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। ये तीनों तो टर्म आपने पढ़ी ही होगी। जो टर्म आपने नहीं पढ़ी होगी वो क्या है, एजोटेमिया। एजोटेमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया और नाइट्रोजन कंपाउंड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तो तब वो कंडीशन हो जाती है डेवलप एजोटेमिया की। इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, अगर बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ी है तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी बन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पे इसी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब देखो, अभी तक हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। अब ये जो बचे 4 पॉइंट हैं ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ये सभी एब्सेंट होंगे। तो देखो कितने आसानी से हमने इसके 9 पॉइंट याद कर लिए। पहले फर्स्ट के 5 पॉइंट नेफ्रोटिक के लिए याद किए, उसमें से एक प्रोटीनूरिया था जो कि हमारे नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर था, बाकी सारे के सारे क्या थे, नेगेटिव थे। फिर हमने 4 पॉइंट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के लिए पढ़े और वो सारे के सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए नेगेटिव थे। तो ये तो हमने बात कर ली थ्योरेटिकली, लेकिन जब क्लिनिकल केस के अंदर हमारे पास यूरिन का सैंपल होगा और हमको तब बताना होगा कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम का पेशेंट है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको पता होना चाहिए कि जो यूरिन का सैंपल पेशेंट लाएगा उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे अगर हम, तो जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम है उसके अंदर हमें एक चीज देखने को मिलेगी और वो क्या है, हेमेटूरिया। अब ऑब्वियस सी बात है, ब्लड यूरिन के अंदर आएगा तो यूरिन का कलर चेंज होगा और कैसा हो जाएगा, ब्लड या फिर कोला कलर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हैवीली प्रोटीनूरिया है, मैसिव प्रोटीनूरिया है और साथ में लिपिडूरिया भी है। तो जो पेशेंट का यूरिन होगा उसका अपीयरेंस कैसा होगा, फ्रॉदी यानी कि उसमें झाग बहुत ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा डेंस होगा, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये था इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो जो 10 पॉइंट हमने जिस तरीके से याद किए वो सफिशिएंट है आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। और एग्जाम में थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट की जगह हम हाइपरटेंशन से रिलेटेड 2-4 पॉइंट और लिख सकते हैं। तो ऐसे हम आंसर को और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अगर वो 10 मार्क्स वाले सिनेरियो में आता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।